अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिजिक्स सोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स का टॉपिक 1.3 इंटेग्रल कैलकुलस। इंटेग्रल कैलकुलस क्या होता है? ये कैलकुलस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंटेग्रल्स का काम होता है कि एरिया फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन और किसी भी क्वांटिटी को अकोमुलेट करना। अगर जैसे कि हम पीछे डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं, अगर डिफ्रेंशिएशन चेंज को मेजर करता है तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास, इंटेग्रल है, वो टोटल क्वांटिटी को वो कैलकुलेट करता है। डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये हमारे पास किसकी ब्रांच है, मैथमेटिक्स की, डील करती है अकोमुलेशन की। क्या फाइंड करने के लिए? टोटल सम ऑफ स्मॉल, जो हमारे पास क्वांटिटी होती है ना, स्मॉल पीसीज होती हैं, उनको जो है ना वो जब कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं तो हम उसमें जो उसका चेंज है ना उसको मेजर करते हैं। ये टॉपिक जो हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स और वेक्टर कैलकुलस के एक बैकबोन होता है। इन इंटेग्रल की मदद से हमें पता लगाते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, स्पेस में कैसे बिहेव करती है। तो चलें स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह चेंज होता है। इससे पहले हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे, जैसे मैंने बात की कि ये टोटल सम ऑफ स्मॉल पीसीज का ये हमारे पास होता है। जैसे डिस्टेंस वेरी करता है एवरी सेकंड, जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस चेंज हो रहा था तो ये उसको कैलकुलेट करता है। या आपकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी आपकी, उसको मेजर करता है। टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है हमारे पास ग्रेजुअली, कि अगर हम कोई भी चीज़ बॉयल कर रहे हैं तो अब वो पहले 2 मिनट तक टेम्परेचर क्या था, फिर 2 मिनट के बाद क्या था, फिर 10 मिनट के बाद क्या था, कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है तो ये एक छोटे छोटा है वो क्या करता है कि इसको स्मॉल पीसीज में लेके इसको चेंज करता है। अब फोर्स चेंज होती है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। सरफेस के लिहाज से हमारे पास फोर्स जो है वो चेंज हो रही होती है। इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्पेस में किस तरह चेंज हो रही होती है, ये सारा हमारे पास कौन कैलकुलेट करता है? इंटेग्रल कैलकुलस के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास होती हैं कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी को। जैसे बात की, हमारे पास फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेलोसिटी है, सारी हमारे पास क्या होती है कि ये इसी तरह चेंज होती है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि जो लाइन इंटेग्रल, इसको जो इंटेग्रल कैलकुलस को हमने 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन हमारे पास होती है लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल क्या होती है कि जब अगर कोई भी क्वांटिटी पाथ के अलोंग चेंज हो रही हो, हम उसे क्या कहते हैं? लाइन इंटेग्रल कहते हैं। जैसे अगर हवा आपके रास्ते के अलोंग पुश कर रही है तो वो हमारे पास क्या होगी? लाइन इंटेग्रल होगी। सेकंड वन जो इसकी प्रॉपर्टी टाइप्स है वो हमारे पास है सरफेस इंटेग्रल। सरफेस इंटेग्रल क्या होती है? अगर कोई क्वांटिटी किसी सरफेस से क्रॉस हो रही हो, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ शीट होता है हमारे पास, तो हम उसको क्या करते हैं कि इसको सरफेस इंटेग्रल कह देते हैं कि ये हमारे पास सरफेस इंटेग्रल है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड वन है वो हमारे पास है वॉल्यूम इंटेग्रल। वॉल्यूम इंटेग्रल क्या है कि अगर क्वांटिटी स्पेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, जैसे आप कहें कि मास इनसाइड अ बॉक्स या चार्ज इनसाइड अ वॉल्यूम, तो उसको वॉल्यूम इंटेग्रल जो है ना वो हम कहते हैं। यानी जो कुछ चीज़ें लाइन के अलोंग होती हैं, कुछ सरफेस के क्रॉस होती हैं और कुछ पूरे वॉल्यूम के अंदर होती हैं हमारे पास। तो आज का जो हम डिस्कस इसकी फर्स्ट टाइप्स को करेंगे, हमारे पास लाइन इंटेग्रल, क्योंकि वो हमारे पास क्या होती है, हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा हम वो इसमें देखेंगे। तो जो हमारे पास लाइन इंटेग्रल है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई फील्ड, जैसे फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड है या वेलोसिटी है, किसी पाथ पर आपको पुश या पुल कर रही हो तो उसका जो टोटल इफेक्ट है ना हमें लाइन इंटेग्रल देता है, ठीक है। टोटल इफेक्ट पुश या पुश क्या है? लाइन इंटेग्रल मेजर द इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर फील्ड की बात हो रहा है अलोंग अ पाथ, तो ये हमारे पास क्या आता है? लाइन इंटेग्रल। अच्छा, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हम इंटेग्रल लेते हैं, ये जो साइन है हमारे पास किसका? इंटेग्रल का है, वी वेक्टर वी डॉट डी एल। इस फार्मूला में जो वेक्टर वी हमारा जो है ना, ये वी, ये क्या आता है? वेक्टर फील्ड, ये हमारी फील्ड होती है। और जो डी एल है हमारे पास, वो क्या है कि एक छोटी सी जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, लाइक अगर मैं बात करें, मैं इधर से यहाँ तक मूव किया तो हम इसको क्या करेंगे? छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। अब ये जो इधर से लेके इतना, ये जो है ना, ये डी एल एक लेंथ का छोटा सा पीस है हमारे पास, ठीक है।
हम हर छोटी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि फील्ड कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, फिर हम सबको क्या करते हैं तो ऐड करके इसका टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है। अब जो डी एल है, टाइम डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ये क्या कहते हैं, ये एक इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेप ऑफ मूवमेंट होता है। ठीक है। डी एल को आप माइक्रोस्कोपिक जो है वो स्टेप समझ लें। मतलब छोटा सा आपके पाथ के मिलियंस, जो आपका पाथ है ना, इनमें मिलियंस ऑफ स्मॉल डी एल पीसीस से मिलकर ही बनता है। अब क्या करते हैं कि हम अब इसका जो है ना वो हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट वी डॉट डी एल। तो डॉट प्रोडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो सिर्फ वो कंपोनेंट चाहिए होता है जिसका पाथ के लॉन्ग फील्ड के इफ़ेक्ट बताता है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं और वो हर छोटी कंट्रीब्यूशन को ऐड करके हमें इसका नाम जो ऐड करना है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है। अब इधर क्वेश्चन है वाई डू वी यूज़ लाइन इंटेग्रल, कि हम जो लाइन इंटेग्रल्स है वो क्यों यूज़ करते हैं। देखिए फिज़िक्स में बहुत सी चीज़ें डायरेक्शन और पाथ पर डिपेंड करती हैं, जैसे वर्क डन हो गया, सर्कुलेशन हो गई और इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गई, ये सब जो है ना वो लाइन इंटेग्रल से ही निकलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप देखें कि अगर आप जो है ना वो मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हवा चल रही है तो क्या करेगी, ये आपकी मदद करेगी। और अगर आप उसके हवा के अगेंस्ट चल रहे हैं तो वो आपको क्या कर देगी कि आपको स्लो डाउन कर देगी। अच्छा, अब जो हवा हमारे पास जो हवा है जो वो आपको ऑपोजिट कर रही है, मतलब अपोज कर रही है आपको चलने में, आपके ऑपोजिट चल रही है, तो वो इससे क्या होगा कि आपका चलना मुश्किल होगा। ये जो टोटल असिस्टेंट या रेजिस्टेंस आप फील करते हैं, मतलब जब आप हवा के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप इजीली मूव कर सकते हैं, या अगर उसके ऑपोजिट जा रहे हैं तो आपको रेजिस्टेंस फील होती है। तो ये क्या करती है कि फ्रॉम ए टू बी, यही हमारे पास क्या आता है कि लाइन इंटेग्रल होता है। है एग्जाम्पल इसकी क्या है कि वर्क डन बाय अ फोर्स, फोर्स ने जब आप क्या किया कि आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो हमारे पास एयर है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या है कि आप इजीली मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि आप पे वर्क डन हुआ है, जो हवा ने फोर्स आप पे लगाई तो आप उससे असिस्टेंस के ज़रिए आप उससे आगे मूव कर रहे हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ अ कर्व, अब ये इस तरह अगर कोई कर्व है तो हमने क्या करना है कि उसकी लेंथ कैलकुलेट, हम इसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम उसको स्मॉल पीसीज में क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं और फिर हम उसका क्या है एक पीस का निकालते हैं, फिर हम उसका टोटल जो है ना वो इंटेग्रल ले लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है। सर्कुलेशन ऑफ अ फ्लूइड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होगा लॉन्ग वायर, तो ये हमारे पास सारा क्या आता है, हम इससे क्या करते हैं कि इंटेग्रल निकाल लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो वर्क डन बाय अ फोर्स ये किस तरह वर्क कर रहा है हमारे पास, तो ये इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन का एफ डॉट डी एल। अच्छा, अब ये जो वर्क डन एफ डॉट डी एल है ये हमें क्या बता रहा है, यानी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो वर्क क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा, और अगर क्या होगा कि अगर ये फोर्स की और जो वर्क डन है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव होगा, और अगर ये जो है वो परपेंडिकुलर आ रहे हैं हमारे पास तो फिर हमारे पास वर्क डन क्या होगा ज़ीरो। ठीक है। ये फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि अगर हम डायरेक्शन जो है फोर्स वो इक्वल होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन के मतलब इधर वाली साइड पे ही हम मूव कर रहे हैं और फोर्स की डायरेक्शन जो है ना वो भी इसी साइड पे लग रही है, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि फोर्स को लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और वर्क डन है हमारे पास इसमें, तो हमारे पास वर्क जो हम मूव कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर क्या होगा कि हम मूव कर रहे हैं इस साइड पे और वर्क डन हम लगा रहे हैं जो उस पे वो इस साइड पे लगा रहे हैं, एंगल हमारे पास मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये हमारे पास जो वर्क डन क्या होगा वो ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल सोचें कि आप एक बॉक्स को स्ट्रेट पुश कर रहे हो तो फिर क्या होगा, वर्क डन फुल आप वर्क कर रहे हैं, मगर आप जब वो फोर्स ऊपर लगा रहे हो तो बॉक्स
के साइड्स को मूव कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वर्क डन कुछ भी हमारे पास नहीं होगा। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, फॉर मैनी वेक्टर फील्ड द इंटेग्रल डिपेंड्स ऑन द पाथ यू चूज। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटेग्रल डिपेंड्स करता है कि आपने कौन सा पाथ चूज किया। वर्क की वेक्टर फील्ड की बात करें, ठीक है, तो वर्क डिपेंड करता है। एक इधर से हम देख लेते हैं कि जो लाइन जो होती है ना इंटेग्रल, यूजली जो होते हैं ना वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पॉइंट ए ये है और बी पॉइंट ये है, ठीक है। आपने क्या किया, अब इसको मूव करने के तीन तरीके, एक तो ये कि आप इधर से पहले इस पॉइंट पर आएँ, फिर इधर से इधर जाएं, तो ये हमारे पास दो, ठीक है। एक तो रास्ता ये कि इस पॉइंट तक आप तब पहुंच सकते हैं। ये दूसरा ये है कि आप ए से डायरेक्ट जो हाइपोटेन्यूस बात है इधर से चले जाएं, लॉन्ग कर्व्ड रूट, ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आप चले जाएं। तीसरा ये कि आप इधर से आएँ और यूं घूम के आप इधर जाएं, तो वो हमारे पास थर्ड पाथ हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वो था, या आप इस तरह जा सकते हैं दूसरा पाथ, और तीसरा ये कि आप सीधा लाइन में जा सकते हैं। ये सब ए से शुरू होते हैं और बी पर क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हर पाथ की लेंथ और डायरेक्शन क्या है, अलग होती है। इसलिए इन तीनों का जो टोटल इफेक्ट है यानी लाइन इंटेग्रल है ना, वो डिफरेंट आएगा। हम देख लेते हैं, जब आप मूव करें वो एक्सप्लेनेशन आपको दी है कि ये क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट है जो आप मूव कर रहे हैं। तो ये इसमें ये बता रहा था कि ये हमारे पास क्या आता है, जो लाइन इंटेग्रल हैं वो यूजली क्या होते हैं, पाथ डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, इधर एक बात आ गई जो कंजर्वेटिव फील्ड्स की। कुछ फील्ड्स ऐसी, कंजर्वेटिव फील्ड्स क्या होती हैं, कुछ फील्ड्स हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनके लिए ना पाथ मैटर ही नहीं करता। अभी हमने बात की जो लाइन इंटेग्रल क्या है वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनमें पाथ जो है वो मैटर ही नहीं करता है, सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है ना वो मैटर करते हैं। इनको कंजर्वेटिव फील्ड्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटी होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगी, इनमें अगर आप लूप के जो अंदर है ना वो लूप कंप्लीट करके वापस आ जाए तो टोटल इंटेग्रल क्या होता है, ज़ीरो। फॉर एग्जांपल आपने इधर से स्टार्ट किया और इधर से वापस आप इधर आ गए तो आपके पास जो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। तो ऐसी फील्ड्स हमारे पास कौन सी होती है, कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं। लाइन इंटेग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ओनली ऑन द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट पे सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया है और आप जो वो एंड है वो कहाँ कर रहे हैं, तो ये इस पर डिपेंड करती हैं। तो ये ऐसी कौन सी फील्ड होती हैं, कंजर्वेटिव फील्ड होती हैं। लाइक ग्रेविटी की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये हमारे पास है। अच्छा, ये एक फिगर है, इस फिगर में एक कर्व जो है ना वो दिखाया गया है कि हमारे पास कर्व ए, पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है। अब क्या कह रहा है कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे जा रहा है, और हर जगह छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ये जो डीएल जो है ना वो लगाई गई हैं। यही जो हमारे पास लाइन इंटेग्रल का ज्योमेट्री देता है। इससे क्या कि हम जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। डीएल एक छोटे से पार्ट का हमने कैलकुलेट कर लिया और फिर हम उसका क्या कर लेंगे, इंटेग्रल ले लेते, तो हमारे पास ये इधर से हमने कर्व पाथ में मूव किया तो हमारे पास उसका टोटल क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। A curve going from point A to B, small pieces of path are shown. These tiny path pieces from the line integral. तो ये क्या शो हमें करें, लाइन इंटेग्रल को शो करें। तो इसके अगर हम समरी देखें तो ये है कि लाइन इंटेग्रल्स में हमें ये बताता है कि कोई फील्ड पाथ के अलोंग कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और सरफेस इंटेग्रल बताता है कि वैसे तो हम सरफेस और जो वॉल्यूम इंटेग्रल है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी लाइन इंटेग्रल की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कह रहा है कैलकुलेट द लाइन इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन। ये हमें उसने एक वी जो है ना वो फंक्शन दिया हुआ है, फ्रॉम पॉइंट ए से मूव कर रहा है किसकी तरफ, पॉइंट बी की तरफ। अब पॉइंट ए के भी पॉइंट्स उसने दे दिए हैं और बी के भी, अलोंग द पाथ 1 और 2। और ये जो क्या है कि एक पॉइंट ए है और ये है हमारे पास बी, ठीक है, एक पॉइंट। अब वो मूव कर रहा है पाथ 1
ए इस तरह मूव कर सकता है, पहला पाथ ये है, ठीक है, और दूसरा ये कि वो इस तरह स्ट्रेट भी जा सकता है। अब वो कह रहा है कि आपने फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी अलोंग द पाथ 1 एंड 2 व्हाट इज द फील्ड हमने कैलकुलेट करनी है फॉर द लूप दैट गोज फ्रॉम ए टू बी अलोंग 1 एंड रिटर्न टू बी टू ए, कि वो उसने इधर से मूव किया, इधर आया, बी तक गया, बी से फिर वो वापस इधर आया, तो हमने उसका ना टोटल वेक्टर फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है कि जैसे पाथ 1 की अगर हमें डीएल जो हमारे पास होता है, क्या डीएल हम एक मास पीसी लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट, हम उसको क्या करते हैं, ठीक है। अब अगर हमने ये इतना इसका डिस्प्लेसमेंट लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो क्या ये तीनों डायरेक्शन में है, एक्स में भी वाई स्पेस में पड़ा है ना पॉइंट, तो क्या आएगा कि ये डी एक्स एक्स वाई और जी तीनों डायरेक्शन में है। अब जो पाथ 1 है मतलब वो पहले इधर है, इधर से इधर गया, तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, ठीक है। तो हम पहले हॉरिजॉन्टल को निकालेंगे, फिर हम वर्टिकल को निकालेंगे, और इस तरह हम इसके दोनों कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड करेंगे, और लास्ट पे हम बी टू ए जो रिवर्स आ रहा है वो वापस उसको कैलकुलेट करेंगे। पाथ 1 की बात करें, इसमें दो पार्ट जैसे हमने बता दिए क्या है। अब पाथ 1 है, डी ए से जा रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में है, तो इसमें क्या होगा, जो डी वाई होगा और डी जी होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा, एक्स का आएगा हॉरिजॉन्टल के। अब उसने कहा है कि वो जा रहा है एक्स, पहले क्या करे, x1 से किस पे जा रहा है, x2 पे, ठीक है। पॉइंट हम दे लें, ये x है, ये y है, ये z है, ये x है, ये y है, ये हमारे पास क्या है, z है। तो क्या करें, x1 से कहाँ से मूव करें, x2 से, एट y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 क्यों है हमारे पास, क्योंकि जो y कंपोनेंट है वो ये इधर हमने कहा ना, ये इस पॉइंट पे है, तो वो y है वो कांस्टेंट है, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो रहेगी, हमारे पास 1 है, हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो क्या है, कांस्टेंट। तो फार्मूला हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है कि v डॉट डी एल हमारे पास होता है, v क्या है, जो वेक्टर फील्ड है, और डी एल हमारे पास स्मॉल पीसीज के जिसके अक्रॉस हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। और v की हमें वैल्यू पता है कि ये हमारे पास v की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये x का कंपोनेंट है और ये y का कंपोनेंट है, और y का कंपोनेंट कांस्टेंट है, 0 है, सिर्फ क्योंकि अभी किसके लॉन्ग मूव कर रहा है, x के लॉन्ग, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, x की y का स्क्वायर, ठीक है। तो y का स्क्वायर वैल्यू और y की वैल्यू हमें बता दिया कि वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, और ये मूव करा 1 पॉइंट से 2, तो लिमिट हमने लगा दी इसकी, और ये 1 डॉट डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट किस तरह करते हैं कि सिंपल है, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और लिमिट आ जाएगी उसकी 1 और 2, और लिमिट पता है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने लगाई, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। जो उसने मूव किया है अलोंग हॉरिजॉन्टल ए, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जो उसने हमारे पास क्या है, मूव किया है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो उसने मूव किया है। अगर हम डायग्राम को थोड़ा नीट करके बना लेते हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट है, और ये हमारे पास कौन सा है, बी पॉइंट है। अब हम एक रास्ता उसके पास ये वाला है, वो इधर से मूव कर सकता है, और दूसरा ये कि वो इधर से जाएगा। अब वो पहले क्या किया उसने कि वो इस पॉइंट इधर से आया हॉरिजॉन्टल, फिर वो जाएगा बी पे, और फिर उसके बाद क्या बी से वापस क्या आएगा, वो ए पे आएगा। तो हमने टोटल ये कैलकुलेट करना है। अब हमने कैलकुलेट कर लिया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हम उसका वर्टिकल निकालते हैं, वर्टिकल सेगमेंट किस तरह कैलकुलेट हमने किया, उसके वर्टिकल सेगमेंट को देखते हैं। तो उसमें क्या गया, वो y1 से y2 में आया, जैसे वो x वाला था, ये देखें वैल्यू, ये देखिए, अब वो क्या आएगा, y से, y1 से उसने कहा किस पे मूव किया, y2 पे, सेम लिमिट हमारे पास फिर वही रहेगी, y1 से y2 में आया, और ऊपर आप देखेंगे हमारे पास क्या था, अब x वाला कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट्स क्या, 0, और सिर्फ ये वाला आएगा 2x इंटू वाई प्लस 1 वाई कैप वाला, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। अब 2x है, तो हमें पता है जो x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या होगी, 2 एट कॉन्स्टेंट x
पहले जब हम हॉरिजेंटल ले रहे थे तब y की वैल्यू 1 थी और वो क्या थी कांस्टेंट, x की वैल्यू 2 है वो हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का आपको पता है कि किस तरह हम करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया और y हमारे पास इंटीग्रेट होगा। अब इसकी पावर रूल लगाएंगे, जब इंटीग्रेट करते हैं पावर में एक ऐड करते हैं और वो उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। तो इधर इसकी पावर 1 है तो 1 में एक ऐड करते तो y का स्क्वायर बाय 2 आ गया और प्लस आ गया और फिर इसको दोबारा से इंटीग्रेट किया तो dy है, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास y, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2y का स्क्वायर, और फिर ये जो 4 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा 4y का स्क्वायर। अब लिमिट हमारे पास क्या थी 1 से 2 लिमिट है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं तो इसमें y की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 बार कितने होते हैं 4 प्लस फिर 4 और y क्या आ जाएगा 2 माइनस इसी तरह करेंगे, लोअर लिमिट हमारे पास आ गई और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 6 और आंसर क्या आ जाएगा 10। ये हमारे पास क्या है जो वर्टिकल उसने मूव किया, ठीक है, पाथ 1 के अलॉन्ग। तो अगर हम इसका सम करें हमारे पास हॉरिजॉन्टल और था ये क्या आई थी उसकी वैल्यू 1 थी, वर्टिकल की आई हमारे पास 10। अब इसको हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 11, ठीक है। अब हमें पार्ट 2 जो कि उसने मूव किया फॉर एग्जांपल ए से बी के दरमियान इस तरह, ठीक है, हाइपोटेनस की फॉर्म में, तो ये मूव किया उसने, तो इसमें क्या होगा इसका डायगोनल जो हुआ वो x इज इक्वल टू वाई के इक्वल है फ्रॉम वो 1 1 टू 2 2, मतलब जो z कंपोनेंट्स है वो तो वैल्यू उसकी ऑलरेडी 0 थी। तो इस पाथ में क्या होगा कि x इज इक्वल टू है y के, तो क्या होगा dx इज इक्वल होगा dy के, और dy तो हमें पता है कि ऑलरेडी 0 था हमारे पास। अब हम सेम इसी का v डॉट dl निकालेंगे तो x वाली वैल्यू भी आएगी और y वाली वैल्यू भी आएगी, तो टोटल वैल्यू y का स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 1 dy जो उसने हमें फैक्टर दिया और कंप्लीट उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब x इज इक्वल टू वाई है तो हमने क्या किया x के इज इक्वल वाई रख दिया, ये इधर रिप्लेस हो गया y और ये साइड पे बताया भी हुआ है, और फिर ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2y का स्क्वायर प्लस 2y आ जाएगा, और 2y का स्क्वायर ये एक y का स्क्वायर ये तो क्या आ गया 3y का स्क्वायर प्लस 2y, और ये हमारे पास क्या आ गई। अब ये इन दोनों को हम क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आपको पता है पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और वही नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह सेम सेकंड 2y के साथ भी ये होगा तो वो क्या आ गया y का क्यूब बाय 3 और ये क्या आ जाएगा y का स्क्वायर बाय 2, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया और ये सिंपल आ गया y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर। तो अब हम लिमिट हमें पता है कि वो 1 से 2 है तो हम इसको लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ गया जो उसने मूव किया ए से बी के दरमियान इस तरह इस शेप में मूव किया, ठीक है। ये वाला हम ऊपर कैलकुलेटर जो हमारे पास 11 आया। अब हम इसका टोटल निकालेंगे कि हमारे पास टोटल क्या है, ए से बी में जब मूव किया तो उसका आंसर क्या है 10 आया, और जब फिर उसके बाद देखें कि जब ए से हमने अभी निकाला ना कि ए से बी मूव किया लेकिन वो क्या है बी से ए तक आया, रिवर्स आया, तो आंसर तो हमारे पास ये 10 है लेकिन हम इसके साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि लिमिट फिर उलट हो जाएगी ना। जब पहले ए से बी तक गया फिर क्या हुआ उसमें आंसर हमारे पास क्या आया 10 11, और फिर बी से जब ए में आया तो वो उसका आंसर क्या है 10, लेकिन हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी लिमिट जो है हमारे पास क्या आ रही है चेंज, तो ये 10 इसके साथ माइनस लगा दिया तो ये 11 माइनस 10 तो ये 10, ये हमारे पास क्या आ गया अब जो उसने टोटल पॉइंट ए से बी और बी से हमारे पास क्या हुआ ए तक उसने मूव किया। तो ये था हमारा लाइन इंटीग्रल, हमने कैसे निकाला पाथ के एक बॉडी है वो इस तरह अगर इस ट्रायंगल की शेप में मूव करिए, इस पॉइंट पहले वो इधर थी, इधर से वो मूव की इधर, इधर से फिर गई वो पॉइंट बी पे, पॉइंट बी से फिर वो ए में आई, तो उसने टोटल कितना वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई।